नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है बुलडोजर एक्शन के खिलाफ, यानी जो बुलडोजर का चलाया जाता है, जिस तरह से किसी भी अभियुक्त के उसका एफआईआर में नाम आते ही, नाम दर्ज होते ही बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। और यह कार्रवाई धीरे धीरे पिछले कुछ साल में कई राज्यों में फैलती चली जा रही थी और एक तरह से बुलडोजर एक्शन को सरकारें अपनी उपलब्धि बताने लगी थी, ग्लैमराइज किया जाने लगा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है और इस एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आज कई अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने, बी.आर. गवई और के. विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई यूं ही नहीं की जाएगी बिना, और न्याय देने का काम अधिकारियों का, सरकार का नहीं है, वो न्यायालय का है। बिना किसी अपराध के किसी व्यक्ति पर अपराध साबित हुए उसको पहली बात तो दोषी नहीं माना जा सकता, और दोषी मानने के बाद भी बुलडोजर की कार्रवाई उस पर की जाए यह जरूरी नहीं है। बुलडोजर किसी के घर पर नहीं चलाया जाता है। मौलिक अधिकार होता है किसी व्यक्ति का घर, उसका वहां पर रहना, यानी जो जीने की स्वतंत्रता है, उसका हनन होता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तमाम बातें कही हैं और निश्चित तौर पर यह कई राज्य सरकारों को बड़ा झटका है। सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को है, क्योंकि इस बुलडोजर संस्कृति को बढ़ाने का सबसे बड़ा श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। और दूसरे राज्यों में जहां उनका अनुसरण किया गया, उन लोगों ने योगी आदित्यनाथ का ही एक तरह से अनुसरण किया गया। तमाम चुनावी राज्यों में बुलडोजर के साथ चुनाव प्रचार किए गए। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो एक बुलडोजर की संस्कृति को, जो कि गैर कानूनी थी, लेकिन गैर कानूनी होते हुए भी उसको उसका एक प्रचार प्रसार किया जा रहा था, सरकारें अपनी उपलब्धि बता रही थी। तो ये बड़ा एक्शन लिया है, बड़ा फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसमें सभी संबंधित पक्षों से बातचीत की गई है, उनका पक्ष जाना गया है, उनको सुना गया है और सरकारों का भी पक्ष लिया गया है। लेकिन अंतिम फैसला यह है कि बुलडोजर का एक्शन, ये जो कार्रवाई सरकारें करती हैं, वो कानून के खिलाफ है। किसी भी व्यक्ति को उसका घर बनाने का, घर अपना सुरक्षित रखने का अधिकार है और यूं ही सरकार उस पर एक्शन नहीं ले सकती है। और क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं इस फैसले में अमलेंदु जी, जिस तरह से इस तमाम मुद्दे को, और एक तो बड़ी बात यही कही है कि सरकारें और प्रशासन जो है वो जज नहीं बन सकता, न्यायाधीश नहीं बन सकता, और दूसरी बात किसी का घर उजाड़ना ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन भी होता है। तो इन सारे मुद्दों में और क्या मुख्य बातें रही जो इन दोनों जजों की बेंच ने इस पर फैसला सुनाते हुए कहा है? समीर जी, अगर नक्शल में कहा जाए कि इसका सार क्या है, मुख्य बिंदु क्या है, तो मुख्य बिंदु है कि कार्यपालिका जज नहीं बन सकती। यानी डीएम साहब उठाते हैं बुलडोजर और चल पड़ते हैं, तो ये आप जज नहीं बन सकते, डीएम साहब जो है वो जज नहीं बन सकते एक तरीके से। दूसरा है कि बिना उचित प्रक्रिया के आरोपी के घर को गिराना असंवैधानिक है। उचित प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। उचित प्रक्रिया क्या है ये भी बताया है अपने आदेश में। दोषी को सजा भी नहीं दी जा सकती, उसकी संपत्ति को भी नहीं गिराया जा सकता, ये भी है। और यह कि मुकदमे से पहले आरोपी को दंडित नहीं किया जा सकता। और जो एक और पॉइंट है वो ये कि नगर निगम के कानूनों के लिए भी कानून का पालन करना जरूरी होगा। होता ये समझिए कि किसी का नाम आया किसी केस में, या कोई घटना हुई और किसी का उसमें नाम आया, तो बताया जाता है कि साहब इसने नक्शा पास नहीं कराया था या इसने छज्जा आगे बढ़ा लिया था तो इसलिए बुलडोजर चला। तो अगर ये बताया जाता है साहब ये अतिक्रमण था तो इसलिए ये तो नगर निगम की कार्रवाई है, इस पर भी आ गया है कि तब भी आप नहीं चला सकते, उसके लिए भी आपको पूरी उचित प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। ये इस फैसले के नक्शल में मुख्य बिंदु है। जी बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन भी तय की है कि कैसे इसको रोका जाएगा और कैसे बुलडोजर का एक्शन लिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति का किसी अपराध में नाम आ जाए तो सीधे उसके ऊपर, चूंकि यह भी एक दंडात्मक कार्रवाई है और यह दंडात्मक कार्रवाई तब कर दी जा रही है जब किसी व्यक्ति का केवल नाम आ गया एफआईआर में। दर्जनों ऐसे केसेस हैं जिनमें यह हुआ, और चुनिंदा, इसका सबसे जो एक सबसे गंभीर पक्ष था वो यह था कि चुनिंदा लोगों का नाम अगर आ जाता था तो उसमें इस तरह की कार्रवाई होती थी। ऐसा नहीं था कि सबके साथ ये हो रही हो। तो इस तरह की जो राज्य सरकारें कार्रवाई कर रही थी, प्रशासन कर रहे थे अलग अलग राज्यों में, उसको लेकर ये बड़ा एक्शन आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 पॉइंट्स की एक गाइडलाइन भी तय की है। अगर उसकी बात हम करें तो लिखा है कि किसी एक की गलती की सजा पूरे परिवार को नहीं दे सकते हैं। चूंकि घर किसी का अगर तोड़ा जा रहा है तो उसमें पूरा परिवार रहता है उसमें, इसलिए किसी, और चूंकि गलती किसी एक व्यक्ति की होगी, नाम किसी एक व्यक्ति का आया होगा, घर के
दो चार लोगों का भी नाम आया हो तो पूरे घर को, पूरे परिवार को उसकी सजा नहीं दी जा सकती। आरोपी एक तो पूरे परिवार को सजा क्यों, गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिले, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। अभी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि मुआवजा मिले। अगर किसी का घर तोड़ा गया है बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए हुए तो उसको मुआवजा दिया जाए। और अभी पिछले दिनों 25 लाख रुपए का मुआवजा एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देने का आदेश भी दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को, जो महाराजगंज में एक मामले में, एक पुराना मामला था जिसमें घर तोड़ दिया गया था। और अगला पॉइंट है कि सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वही बात कि सरकारें जो है या कार्यपालिका वो न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है, उसका काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, न्याय करना नहीं है। तो सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता है। बुलडोजर की मनमानी पर अधिकारियों को नहीं बख्शेंगे। घर तोड़ने की हालत में संबंधित पक्ष को समय मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी के घर को गैर कानूनी तरीके से बना है, एनक्रोचमेंट है, अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर इस तरह की चीजें अगर आती हैं तो उसके लिए भी कम से कम 2 हफ्ते का 15 दिन पहले का उसको नोटिस दिया जाना चाहिए। और किसी अपराध की सजा देने का काम अदालत का है। बिना फैसले के किसी को भी दोषी ना माना जाए। रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजें और 15 दिनों का वक्त मिले। 15 दिनों का वक्त उसको नोटिस मिलने के बाद से 15 दिन का कम से कम वक्त मिलना चाहिए। रजिस्टर्ड नोटिस दिया जाएगा तो यह पता भी होगा कि उसको नोटिस का मिला है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैसला है, बहुत ही बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जो बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ आया है। बुलडोजर जस्टिस, इसका एक मुहावरा इस्तेमाल होने लगा था बुलडोजर कार्रवाई को लेकर, बुलडोजर एक्शन को लेकर, कि बुलडोजर न्याय किया जा रहा है। और यह न्याय कौन कर रही थी? राज्य सरकारें कर रही थी। तो इसके खिलाफ यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। और उन राज्य सरकारों को बड़ा धक्का लगा है जिन्होंने इसको एक अपनी उपलब्धि बताते हुए इसको ग्लैमराइज करना शुरू कर दिया था और एक अपनी कार्रवाई को, इस तरह की अवैधानिक कार्रवाई को अपनी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित कर रहे थे। अमलेंदु जी। जी हाँ, बिल्कुल। और समीर जी, इसमें सबसे बड़ा झटका जो है वो, जैसे आपने भी कहा कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है खासतौर से, इसको एक तगड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि इस बुलडोजर एक्शन के या बुलडोजर जस्टिस के प्रवर्तक जो समझे जाते हैं, इस संप्रदाय के प्रवर्तक, वो योगी आदित्यनाथ समझे जाते हैं कि उन्होंने शुरू किया और फिर उसको धीरे धीरे तमाम बीजेपी की सरकारों ने और एनडीए की और सरकारों ने भी अपना लिया। यहाँ तक कि वो चंद्रबाबू नायडू उन्होंने भी इसको अपना लिया और जो जगनमोहन रेड्डी हैं उनके घर पे भी बुलडोजर चला। तो ये इस तरीके की चीजें हुई। तो अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला आ चुका है और साफ तौर पर कहा गया है कि इसके लिए जो अधिकारी दोषी होंगे, जो इस पे करेंगे, उनको व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। कंपनसेशन उनसे व्यक्तिगत तौर पर लिया जाएगा। यानी आप ये कह के नहीं बच सकते कि सरकार का दबाव था या क्या था। अधिकारियों की अपनी जिम्मेदारी होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें बात है। यानी अभी तक ये होता था कि कहीं नाम आया और सरकार का चूंकि एजेंडा लागू करना, तो उठाया बुलडोजर, जल्दी जाके किसी का भी घर गिरा दिया। ये अब नहीं हो पाएगा। अगर किसी का अतिक्रमण है तब भी आपको पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की हैं। तो यह बहुत जोरदार तमाचा एक तरीके से कहा जा सकता है जो बुलडोजर सरकारें थी उनके ऊपर है। यानी सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर एक्शन करने वाली सरकारों पर चल गया है। बिल्कुल आपने सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर उन सरकारों पर चल गया है और बुरी तरीके से चला है जो इस बुलडोजर एक्शन को बहुत तेजी से लागू करती थी, इसको अमल में ले आती थी। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये घर किसी व्यक्ति का, ये उसकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये उसका मौलिक अधिकार है और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। जो तमाम बातें जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट ने उन सारी बातों का हवाला दिया। और जो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं वो राज्य सरकारों के ऊपर एक जो इस तरह की एक्शन ले रही हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है, बहुत बड़ा आघात है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कार्यपालिका यह तय नहीं कर सकती है, न्यायालय का काम नहीं कर सकती है, वो न्याय नहीं कर सकती है। और दूसरी बात, बुलडोजर एक्शन के लिए साफ तौर पर कहा है कि कोई दोषी भी है तो आप उसके घर को नहीं गिरा सकते हैं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के अपराध की सजा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती है। यानी अगर दोषी पाया भी गया है तब भी आपको उसका घर गिराने का अधिकार नहीं है। घर आप तभी गिरा सकते हैं जब उसने तय मानकों का उल्लंघन किया है, उन नियमों का उल्लंघन किया है जिसके तहत उसको घर बनाने की वहां पर परमिशन मिली हुई है। तो यह बहुत साफ है। चूंकि होता क्या है, अभी तक होता ही रहा है कि तत्काल किसी के घर पर जाकर बुलडोजर चला दिया गया और वहां का चाहे नगर निगम है, चाहे
वहां पर विकास प्राधिकरण है, उन लोगों की ओर से बता दिया गया कि हां ये अवैध था। अवैध की स्थिति यह है कि 90% से ज्यादा घर बताए जाते हैं कि सभी जगहों पर अवैध, अगर कहीं पर खामियां निकालनी हो तो ये पाए जाएंगे। अखिलेश यादव ने, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री निवास तक जो है वो अगर आप ढूंढेंगे तो खामियां मिलेंगी, वो भी अवैध निर्माण बताया जा सकता है। तो इस तरह की चीजों में, लेकिन होता क्या था कि जिसके खिलाफ भी यहां कोई अपराध में किसी मामले में केस दर्ज हुआ, तुरंत उसके घर पर बुलडोजर पहुंच जाता था। आपको याद होगा कि विकास दुबे, जो कानपुर देहात में एक बड़ी घटना हुई थी, कई पुलिसकर्मियों के मारे जाने की खबर आई थी, उसके बाद उसमें जो मुख्य अभियुक्त थे विकास दुबे का फेंक के फरार होने के बाद उनके पूरे घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया था, और उसके बाद से इस तरह की कार्रवाई कई जगह पर होने लगी थी, और यह एक तरीका बना लिया गया था अपराध को रोकने का। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यही कहा है कि यह अपराध रोकने का तरीका नहीं है। राज्य सरकारों का काम, प्रशासन का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, न्याय करना नहीं है, और बिना न्याय के ही आप ये किसी को दंड दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और यही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप बिना किसी प्रक्रिया के, बिना अदालती प्रक्रिया के आप दंड नहीं दे सकते, और कार्यपालिका जज नहीं हो सकती। आप जो है वो दंड नहीं दे सकते, आपको दंड देने का अधिकार नहीं है। ये काम न्यायालय का, न्यायालय करेगा। मुझे लगता है समीर जी, जो पढ़ा गया है आदेश, उसके कुछ अंश बता दिए हैं अपने दर्शकों को। एक तो ये कि जस्टिस गवाई ने अपना फैसला पढ़ते समय कहा कि एक घर होना एक ऐसी लालसा है जो कभी नहीं मिटती। हर परिवार का सपना होता है कि उसके पास एक घर हो। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या कार्यपालिका को दंड के, एक बड़े दंड के रूप में आश्रय छीनने की अनुमति दी जानी चाहिए। फिर उन्होंने आगे कहा कि कानून का शासन लोकतांत्रिक सरकार की नींव है। मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता से संबंधित है, जो यह अनिवार्य करता है कि कानूनी प्रक्रिया में अभियुक्तों के अपराध का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। जस्टिस गवाई ने अपने आदेश में कहा कि हमने संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर विचार किया है, जो व्यक्तियों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हैं। कानून का शासन यह सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है कि व्यक्तियों को पता हो कि संपत्ति को मनमाने ढंग से नहीं छीना जाना चाहिए। जस्टिस गवाई ने अपने आदेश में आगे कहा कि हमने शक्तियों के पृथक्करण के साथ साथ कार्यकारी और न्यायिक विंग अपने संबंधित क्षेत्रों में कैसे काम करते हैं, इस पर भी चर्चा की है। न्यायिक कार्य न्यायपालिका को सौंपे गए हैं। कार्यपालिका अपने मूल कार्य को निष्पादित करने में न्यायपालिका का स्थान नहीं ले सकती। यह महत्वपूर्ण बात कही गई है कि कार्यपालिका अपने मूल कार्य को निष्पादित करने में न्यायपालिका का स्थान नहीं ले सकती। अब लेदू जी, कई महत्वपूर्ण बातें दोनों जजों ने अपनी टिप्पणी में की है, और कड़ी फटकार लगाई है उन राज्य सरकारों को जो इसको अपनी उपलब्धि के तौर पर एक तरह से वो प्रचारित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार या प्रशासन किसी शख्स को दोषी नहीं ठहरा सकती, यानी वही बात है कि वो न्यायपालिका का काम नहीं कर सकती है। उनका काम कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। केवल आरोप के आधार पर अगर सरकारें संबंधित व्यक्ति की संपत्ति को ढाती है तो यह कानून के शासन पर हमला है। बहुत कड़ी टिप्पणी है, यह बहुत सख्त टिप्पणी है। सरकारी अधिकारी जज नहीं बन सकते और अभियुक्तों की संपत्तियां नहीं ढा सकते। बुलडोजर से संपत्तियां ढाना अराजकता की स्थिति है। ऐसे कृत्यों का संवैधानिक लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। हमारा संविधान इस तरह के कृत्यों की मंजूरी नहीं देता। जो सरकारी अधिकारी इस तरह से कानून हाथ में लेकर ऐसे काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बहुत ही सख्त टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने की हैं, और इसको लेकर, और सीधे तौर पर न सिर्फ सरकारों को बल्कि इसको अंजाम देने वाले उन अधिकारियों पर भी टिप्पणियां की हैं जो कि तुरंत बुलडोजर को लेकर या तत्पर रहते हैं बुलडोजर से जाकर किसी का घर ढहाने के लिए। तो सख्त टिप्पणी की गई है, और यह भी कहा गया है कि अगर किसी का घर ढहाया जाता है तो उसका मुआवजा देना होगा। निश्चित तौर पर अगर अधिकारियों के खिलाफ इस तरह से एक्शन लिया जाएगा तो इस तरह की जो गैर कानूनी कार्रवाइयां हैं उन पर लगाम लगेगी, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई फैसला नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से इस बारे में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी, उनकी सुनवाई कर रहा था, और आज ये बड़ा फैसला आया है। जिस तरह से बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक करारा झटका दिया है राज्य सरकारों को, यह अपने आप में एक बड़ा फैसला है, और उन सरकारों के ऊपर यह बहुत ही कह सकते हैं कि करारा झटका उन सरकारों को लगा है।
सीधे तौर पर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकारें न्यायपालिका का काम नहीं कर सकती हैं। अमलेंदु जी, और क्या जो जिन जजों की टिप्पणी है उसमें और क्या खास बातें हैं? चूंकि ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही दिखाई पड़ रही है कि जो उनको झटका ये दिया गया है कि पहली बात तो आप किसी का घर ढहा नहीं सकते हैं अगर उसने अपना घर कानून के तहत बनाया हुआ है, और दूसरी बात ये कि किसी मामले में उसका नाम आ जाए और नाम ही ना आ जाए, अगर वो दोषी भी हो जाए तब भी उसका आप घर नहीं ढा सकते। हाँ बिल्कुल, ये कहा है कि जो दोषी हो जाए तब भी नहीं ढा सकते हो, यहाँ तक कि जो नगर पालिका है वो भी नहीं ढा सकती। हाँ। मतलब आप ये नहीं ले सकते सारा कि साहब इसने नक्शा पास नहीं कराया था कि एनक्रोचमेंट कर लिया था, उसकी भी प्रक्रिया है, उसके लिए आपको बाकायदा नोटिस देना होगा, उसका जवाब लेना होगा, रजिस्टर्ड डाक से आपको उसको नोटिस देना होगा। 15 गाइडलाइंस उनकी हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो आपने बताई थी उसको भी आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम बताते हैं कि जस्टिस गवई ने अपने आदेश में आगे और क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमने सार्वजनिक विश्वास और सार्वजनिक जवाबदेही के सिद्धांत का उल्लेख किया है। हमने निष्कर्ष निकाला है कि यदि कार्यपालिका किसी व्यक्ति के घर को मनमाने ढंग से केवल इसलिए ध्वस्त कर देती है क्योंकि उस पर आरोप लगाया गया है, तो यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है। यह बहुत बड़ी बात कही है। फिर उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक अधिकारी जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं और इस तरह के अनियंत्रित तरीके से कार्य करते हैं, उन्हें जवाबदेही के साथ बांधा जाना चाहिए। राज्य और उसके अधिकारी मनमाने और अत्यधिक कदम नहीं उठा सकते। जब राज्य द्वारा मनमानी आदि के द्वारा अभियुक्त और दोषी के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। और फिर आगे कहा उन्होंने कि यदि राज्य के किसी अधिकारी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है या पूरी तरह से मनमाने ढंग से या भावनापूर्ण तरीके से काम किया है तो उसे बख्शा नहीं जा सकता। यानी उस अधिकारी को बख्शा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त है और अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर कहा है कि यदि राज्य के किसी अधिकारी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है या पूरी तरीके से मनमाने ढंग से या दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया तो उसे बख्शा नहीं जा सकता। फिर आगे कहा कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती। यदि केवल आरोप के आधार पर उसका घर ढाया जाता है तो यह कानून के शासन के बुनियादी सिद्धांतों पर प्रहार होगा। कार्यपालिका न्यायाधीश बनकर किसी आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त करने का निर्णय नहीं ले सकती। बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि शक्तियों के पृथक्करण की, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके काम अलग अलग हैं, और एक ही इंस्टीट्यूशन को अगर ये सारे काम दे दिए जाएं या कोई दो काम दे दिए जाए तो फिर ये अराजकता की स्थिति आ जाती है। और ये बुलडोजर एक्शन की जो कार्रवाई है, बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर जस्टिस जो हो रहा है वो बिल्कुल उसी तरह की अराजकता है। यानी कार्यपालिका जो है वो सीधे तौर पर न्यायपालिका की शक्तियों को हथियाने की कोशिश कर रही है। बहुत बड़ी टिप्पणी है और सख्त टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की जो इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कही है, और सीधे तौर पर कहा है कि सरकारों को यह अधिकार कतई नहीं मिलता कि किसी के घर को वो ढहा दें, उस पर बुलडोजर चला दें। किसी व्यक्ति का दोषी, अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में लिप्त है तो उसके अपराध की सजा उसी को मिलनी चाहिए, पूरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। और उस अपराध की सजा में, किसी अपराध की सजा में अगर ऐसा है कि उसका घर ढाया जाए, ऐसा नहीं होता है। जो अब ये क्राइम है यानी अपराध और उसके लिए सजा तय होती है, तो जो सजा तय होती है वही मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि सजा देने का काम प्रशासन का या सरकार का नहीं है बल्कि ये न्यायपालिका का है। बिल्कुल न्यायपालिका का है। और जो जस्टिस गवई ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया उसकी शुरुआत उन्होंने जो प्रसिद्ध गीतकार हैं प्रदीप जी, और जिनका लिखा हुआ गीत है जो काफी ज्यादा मशहूर हुआ, लता मंगेशकर ने गाया, ऐ मेरे वतन के लोगों, उन्हीं की पंक्तियों से उन्होंने जस्टिस गवई ने शुरुआत की कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है, इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। इसके साथ उन्होंने शुरुआत की। और समीर जी इसी पे याद आ गया डॉक्टर बशीर बद्र का शेर कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। पता नहीं बशीर बद्र ने किस समय ये शेर कहा था और किस संदर्भ में कहा था, वो तो सबको याद है किस संदर्भ में कहा था। उस समय भी बशीर बद्र के निशाने पर भी वही लोग थे जिनके निशाने पर आज सुप्रीम कोर्ट है। यानी जो सरकारें बुलडोजर न्याय कर रही हैं, बुलडोजर एक्शन ले रही हैं, यही इन्हीं लोगों के ऊपर जो इनकी जो राजनीति रही है उस पर बशीर बद्र ने प्रहार किया था कि लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इसी पर
एक तरीके से कहा जाए सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर ऐसी मानसिकता वाली सरकारों पर चला है। बिल्कुल, और बहुत सख्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक बार हम लोग देखेंगे, प्रशांत भूषण बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक ट्वीट किया है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहे हैं। झारखंड में आपको बता दें कि आज पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है सुबह से, और वहां मतदान जारी है। महाराष्ट्र में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है विजय वडेट्टीवार, उन्होंने एक इस जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ तौर पर कहा है कि ये इस तरह की कार्रवाई वही सरकारें कर रही हैं जिनके नेता बटेंगे तो कटेंगे जैसी बातें चुनाव के दौरान कर रहे हैं। क्या कहा है विजय वडेट्टीवार ने, एक बार सुनते हैं उनको। कटने वाले बांटने वालों को बड़ी एक चपराक है, उसके मुंह पर तमाचा है। ये जो राजनीति यूपी में शुरुआत हुई और ये किसी कम्युनिटी के खिलाफ, किसी एक लोगों के खिलाफ, विशिष्ट लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही थी, पुअर क्लास के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती, गरीब आदमी को कोई नजरअंदाज नहीं करते थे, नजरअंदाज करके काम कर किया जा रहा था। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये रिजल्ट जो है ये बड़ा तमाचा विशेष करके योगी को लगा है, जो बुलडोजर की बात करते हैं, बुलडोजर बाबा की बात करते हैं। अरे लोग जमीन के लिए बेचारा बेघर है, जिनको जमीन नहीं है, वो अगर कहीं इंक्रोचमेंट करके घर बसा कर बैठा है तो बेचारा जाएगा कहाँ? हिंदुस्तान का आदमी है वो लोग हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान में जन्म लिया है, जाएगा कहाँ? हिंदुस्तान को छोड़कर भगाने की बात करते हो क्या? तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते, बहुत उनके लिए हम लोग बहुत। तो विजय वडेट्टीवार ये लोकसभा वहां महाराष्ट्र विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, सीधे तौर पर कह रहे हैं अमलेंदु जी कि ये बहुत बड़ा तमाचा है और ये नाम लेकर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर। जी, योगी आदित्यनाथ का सीधा सीधा विजय वडेट्टीवार नाम ले रहे हैं। और हम लोगों ने भी चर्चा की कि इस बुलडोजर एक्शन शुरुआत जो है वो योगी आदित्यनाथ की, और पूरा चुनाव जो था 2022 का वो तो इसी मुद्दे पर लड़ा गया था। उन्होंने भी कहा कि विजय वडेट्टीवार की बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो गए। जी जी जी, बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो गए, और ये कहा उन्होंने, और जाहिर सी बात है समझिए कि इसका श्रेय जो थे वो वही लेते थे योगी आदित्यनाथ। अब जब श्रेय लेते थे तो सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया है तो उसके निशाने पर भी योगी आदित्यनाथ है, इसको साफ तौर पर समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, और ये सीधा बहुत ये एक बड़ा झटका है, और खास तौर पर बिल्कुल सही कहा विजय वडेट्टीवार ने कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर, क्योंकि बुलडोजर संस्कृति को बढ़ावा देने, शुरुआत करने और उसको आगे बढ़ाने, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर दूसरे जो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वहां भी इस तरह की कार्रवाई लगातार हो रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जिस तरह से सख्त टिप्पणी की है, इसकी निंदा की है इस बुलडोजर कार्रवाई की, और इसे बिल्कुल गैर कानूनी, संविधान का मखौल उड़ाने वाला है और संविधान के विरुद्ध बताया है, वो बहुत मायने रखती है। और सीधे तौर पर कहा है कि न्यायपालिका का काम करने का अधिकार सरकारों को नहीं मिल सकता है, और वो अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर रही हैं। इस बुलडोजर एक्शन को सीधे तौर पर अराजकता की कार्रवाई बताया है, एक बड़ी टिप्पणी की है। और इस मामले में जी कुछ आप बताना चाहें? प्रियंका चतुर्वेदी है, शिवसेना यूबीटी की सांसद है, उन्होंने भी समीर जी इसी तरह की बात कही है, और उनका भी निशाना योगी आदित्यनाथ है। और उन्होंने ट्वीट किया है कि बांट रहे थे, काट रहे थे, बुलडोजर चला रहे थे, तभी सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का एक थप्पड़ अपने आज के वर्डिक्ट से जड़ दिया। यानी कि अब निशाने पर योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं बुलडोजर एक्शन को लेकर। और समीर जी, जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का आखिरी फैसला आया उसमें भी निशाने पर योगी सरकार थी और बुलडोजर एक्शन को लेकर के थी, और उनकी भी टिप्पणी थी कि सभ्य समाज में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी कि एक तरीके से इस बुलडोजर एक्शन को जाते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ जो सीजीआई थे वो असभ्य करार दे गए इस बुलडोजर एक्शन को। और आज सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अपना बुलडोजर इस बुलडोजर एक्शन पर चलाया है उसके निशाने पर असभ्य सरकारें हैं, एक तरीके से ये कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, और ये एक बड़ा, आपने अभी प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता है, उनका ये ट्वीट हम लोगों ने आपको दिखाया, बताया क्या कह रही है प्रियंका चतुर्वेदी, एक बार उनको सुनते भी हैं। लेकिन बड़ा जो एक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जिस सबके निशाने पर दिखाई पड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी सभाओं में बटेंगे तो कटेंगे उनका नारा चर्चित भी है और काफी विवादित भी है। विवादित इस तरह का कि खुद उन्हीं के पार्टी के नेता, उन्हीं के गठबंधन के नेता उसकी मुखालफत कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी को।
तो ये प्रियंका चतुर्वेदी का ये जो ट्वीट है बड़ा ही एक दिलचस्प है और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक करारा झटका। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला निश्चित तौर पर है। और अमलेंदु जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछले कुछ समय से जो सुप्रीम कोर्ट की तमाम फैसले हैं उसमें उत्तर प्रदेश सरकार को बड़े झटके लग रहे हैं। बुलडोजर का जो ये बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस पर तो निश्चित तौर पर सबसे निशाने पर वही है। इसके अलावा मदरसों को लेकर जो फैसले आए, तो पिछले कई फैसले इस तरह के रहे। हाँ, कई फैसले इस तरीके के आए। और समीर जी, एक तरीके से कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल होते वो बताए जा रहे थे, और एक तरीके से यूपी मॉडल जो है वो बताया जाने लगा था, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूर हो गए थे यूपी मॉडल की बात करने के लिए। तो अब ये देखा जा रहा है कि ये सीधे सीधे प्रहार जो है योगी आदित्यनाथ की नीतियों पर एक तरीके से हो रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आज झारखंड में चुनाव है समीर जी, 43 सीटों पर चुनाव हो रहा है, और 20 तारीख को यानी 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव है। उधर महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे पर तमाम तरीके से प्रहार किए जा रहे हैं। खुद बीजेपी की सहयोगी जो एनसीपी अजीत पवार है वो प्रहार कर रही है, अजीत पवार खुद प्रहार कर रहे हैं, विपक्ष प्रहार कर रहा है। अब देखना ये होगा कि ये बटोगे तो कटोगे का नारा क्या अभी भी चुनाव में लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा जी। और 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है। इधर अखिलेश यादव कह चुके हैं कि ये सबसे ज्यादा जो है निगेटिव अभी तक का जो है वो नारा है, ये बटोगे तो कटोगे। तो अब ये तो खैर देखिए, राजनीतिक दल अब नारे देते हैं, वो किस तरीके नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो उसका तो बाद में समीक्षा होती है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नारे देते हैं, लेकिन क्या ये नारा काम करता हुआ दिखाई देगा? क्या जनता इस नारे को स्वीकार करेगी या इस नारे के खिलाफ अपना मत जाहिर करेगी? ये जनता पर निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बुलडोजर एक्शन के ऊपर एक बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट का चलता हुआ दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर यह आम जनता के लिए बहुत एक राहत भरा कदम है। राहत भरा इसलिए कि आम जनता की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि एफआईआर में किसी का नाम आना, एफआईआर में कोई एक दो अगर दोषी होते हैं या उसमें लिप्त होते हैं तो कई बार कई लोगों के नाम आ जाते हैं, उसमें कई बार निर्दोष लोगों के नाम भी आ जाते हैं, और अक्सर देखा जाता है कि अदालत से ऐसे निर्दोष लोग छूट जाते हैं। लेकिन ये जो बुलडोजर एक्शन एक नई तरह की कार्रवाई शुरू हुई थी, इसके तहत आपका नाम आया नहीं, और उसमें भी अगर आप एक चुनिंदा समुदाय के हैं, चुनिंदा वर्ग के हैं, समूह के हैं, या आप एक किसी चुनिंदा विचारधारा के हैं, तो यह बुलडोजर तुरंत निकल पड़ता था, आपको बिना दोषी साबित हुए आपके घर पर आपको सजा देने के लिए। तो निश्चित तौर पर यही जो बड़ा प्रहार किया है और कहा है कि ये तो कानून के शासन का मखौल उड़ाना है, सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है, बड़ी सख्त टिप्पणी है। अब राज्य सरकारों को भी समझना चाहिए कि कानून का शासन क्या होता है। कानून के शासन में हर जो एक इंस्टीट्यूशंस है, जो संस्थान है, उनके अपने अपने कार्य हैं, अपने अपने दायरे हैं, उनकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। उसके बाहर जाने का अधिकार उनको नहीं कोई देता है। हां, अगर उसमें कहीं कोई किसी तरह का कंट्राडिक्शन होता है तो वो तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन राज्य सरकारें ऐसा लगता है कि इस तरह की चीजों को भूल गई थी और बुलडोजर एक्शन को वो अपनी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित कर रही थी कि किसी के घर भी आप भेज दीजिए। और सीधे तौर पर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि शासन का मतलब, जो सरकार का मतलब होता है, वो कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता है, न्याय देने का काम, फैसला देने का काम नहीं होता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और इस पर कई राज्य सरकारों को झटका लगा है, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और आपको बता दें कि इस समय झारखंड में वहां पर 43 सीटों के लिए, विधानसभा में 81 सीटें हैं, वहां की 43 सीटों के लिए पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहे हैं। और मतदान में वहां पर कई, जिस तरह से अभी हम इस नारे की बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, बटेंगे तो कटेंगे, अब इस बुलडोजर पर फैसले के बाद इस नारे की और भी ज्यादा चर्चा हो रही है। इसके अलावा आज कुछ राज्यों की 33 विधानसभा सीटों पर भी 31 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव हो रहे हैं। और वायनाड, केरल में वायनाड की लोकसभा सीट है, वहां भी उपचुनाव हो रहे हैं, जहां से कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी उम्मीदवार है। प्रियंका गांधी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव क्या, वो पहली बार कोई चुनाव लड़ रही हैं। और वायनाड की सीट छोड़ी थी
की राहुल गांधी ने। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से चुने गए थे, वहां उन्होंने वो सीट छोड़ी वायनाड की। वायनाड से कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को अपना उम्मीदवार बनाया है। और किस तरह से आशान्वित है कांग्रेस पार्टी, एक बार सुनते हैं वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को क्या कह रहे हैं वो। महाराष्ट्र में जिस तरह से जो चुनाव प्रचार चल रहा है, वहां पर चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, और वायनाड में क्या होने वाला है, एक बार सुनेंगे सचिन पायलट को क्या कह रहे हैं वो। मतदान होना है झारखंड में, और प्रियंका गांधी का भी पॉलिटिकल डेब्यू जिसे कहा जा रहा है वायनाड सीट पर। आपके खुद के प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव है, कितनी उम्मीद है कांग्रेस को? आज का मतदान का दिन है, एक चरण झारखंड का होगा और कई जगह उपचुनाव है, और विशेष रूप से वायनाड में आज मतदान हो रहा है। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक मतदान हो, लोग अपने मत का सदुपयोग करें, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे उम्मीदवार हैं और खासकर प्रियंका जी भारी मतों के अंदर से वो अपना चुनाव जीतेंगी और संसद में पहुंचकर एक बहुत मजबूत आवाज बनेंगी, न सिर्फ वायनाड के लिए, केरला के लिए, लेकिन लोगों के लिए, देश के नौजवानों के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे बहुमत के साथ इस बार हम चुनाव जीतेंगे। 7 सीटों पर राजस्थान में भी चुनाव हो रहे हैं। 7 पे चुनाव है, और पहली बार हुआ है कि सरकार निर्माण के 1 साल के अंतर में ही जनता का मोह भंग हो जाए सरकार से। तो 12 महीने जो सरकार रही राजस्थान की, वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाई है, लोग परेशान हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि 7 सीट पे हम अच्छा चुनाव लड़ेंगे और हमारे अधिकांश सीट हम जीतेंगे वहां पर। अमित शाह ने कल कहा बता रहे थे कि मतदान चल रहा है, मतदान झारखंड में भी चल रहा है, वहां 43 सीटों पर इस समय मतदान हो रहा है। और मतदान का जो ताजा परसेंटेज है अमलेंदु जी, अभी क्या 11 बजे तक की क्या खबर है? जी 11 बजे तक 29.31% मतदान हो चुका है। खूंटी में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, वो 34% हुआ है। तो 29.31% झारखंड में सुबह 11 बजे तक मतदान हो चुका है। और मतदान को लेकर वहां पर जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, और आपको पता है कल हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि कैसे वहां पर ईडी की छापेमारी लगातार चलती रही चुनाव से मतदान से ठीक एक दिन पहले, और दूसरे चरण के मतदान झारखंड में 20 नवंबर को है। तो इन सारी चीजों के बीच क्या कहना है मतदान को लेकर वहां कांग्रेस पार्टी के नेता जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, एक बार सुनेंगे राजेश ठाकुर क्या कह रहे हैं, और किस तरह से जो एनडीए गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी है, उसका जो प्रचार कार्य है। और आपको बता दें कि लगातार विपक्ष के निशाने पर चुनाव आयोग है, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, और चुनाव आयोग के अलावा जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं, और उसी में ईडी की कल की छापेमारी को भी देखा जा रहा है। उसी सिलसिले में सुनते हैं राजेश ठाकुर को, कांग्रेस पार्टी के नेता। देखिए, निश्चित रूप से जो हम लोगों ने 5 वर्षों में काम किया है, जो युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, तमाम झारखंड के लोगों को झारखंडी अस्मिता की जो हमने लड़ाई लड़ी है, और जो हमने उनको अधिकार देने का काम शुरू किया है, जो पिछले 15 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो नहीं हुआ था। आप जानते हैं डबल इंजन की सरकार में 24 लोगों की भूख से मौत हुई थी। इस तरह का कोई इंस्टांस नहीं आया। कोरोना में हमने लड़ाई लड़ी और लगातार हम लड़ाई लड़ते रहे, चाहे कोरोना के खिलाफ, चाहे जो अधिकारों से वंचित करने वाली एजेंसियां हैं वो लगी रही, बावजूद हम काम करते रहे। उस काम को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। लोगों, जो झारखंड के लोग हैं, उनको उनका हक और हुकूक देना चाहते हैं। इस वजह से हम आज मैदान में। फर्स्ट फेज जो चुनाव प्रोसेस चल रहा है, इसमें क्या उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो अच्छी है, इसलिए अच्छी है कि हमने काम किया है, हम लोगों के बीच रहे हैं, हमने कैंपेन तरीके से किया। हमारे तमाम नेता यहां आए और उन्होंने जो बातें कही है वो रियलिस्टिक है, लोगों ने विश्वास किया है, और हम समझते हैं कि जो आज चुनाव हो रहा है उसमें अधिकतर सीटों पर हम जीतने जा रहे हैं। ये सही है कि हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से दावा करेगी, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे दावों में दम है। वायनाड में भी उपचुनाव हो रहे हैं। निश्चित रूप से आप जानते हैं, जो देश की आवाज है, जो देश की धड़कन है, वैसी हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, आज उनका चुनाव है और जीत सुनिश्चित है। गांधी परिवार से वायनाड का लगाव देश ही नहीं दुनिया जानती है। तो हम समझते हैं कि चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। मतदान तो झारखंड में पहले चरण के लिए मतदान जारी है, और
11 बजे तक के जो अपडेट है वहां पर मतदान के 29% से ज्यादा मतदान हो चुका है। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होने हैं, लेकिन महाराष्ट्र में वहां पर चुनाव प्रचार तो अपने जोर शोर से चल ही रहा है। चुनाव आयोग को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से, वो लगातार उठ रहे हैं। शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एनडीए गठबंधन के, महायुति के खिलाफ। लेकिन इस बीच एक महाराष्ट्र में ही राजनीतिक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। क्या है अमलेंदु जी, उसके बारे में बताएंगे। उस पर एक सुनवाई चल रही है वहां सिंबल को लेकर, जो एनसीपी के दो धड़े हैं, यानी एनसीपी में शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट। समीर जी, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की खंडपीठ है, वो इस मामले की सुनवाई कर रही है। मामला ये है कि जो घड़ी चुनाव चिन्ह है वो अजीत पवार को चुनाव आयोग ने दे दिया था, इस पर सुनवाई चल रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया था कि आपको मराठी के सारे अखबारों में और तमाम अपने पोस्टरों पर ये डिस्क्लेमर देना होगा कि ये विवाद अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हालांकि अभी जो बीजेपी की तरफ से और महायुति की तरफ से एक जो पोस्टर छपा, जिसमें एक है तो सेफ है और जो था उसमें ये डिस्क्लेमर नहीं था। अब ये पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में ये बात उठेगी कि नहीं उठेगी। उनके जो वकील हैं शरद पवार के, वो इस बात को उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। फिलहाल जो चल रहा है वो ये है कि इस सिंबल को सीज किया जाए या फिर इनको दिया जाए शरद पवार को। और जो उनके वकील हैं अभिषेक मनु सिंह भी, उनका कहना है कि ये जो पिछले इन्होंने जो महीने जो दिया था इन्होंने डिस्क्लेमर, वो ठीक तरीके से नहीं है। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पूछा उन्होंने कि क्या जो कंप्लाइंस था एफिडेविट वो दाखिल कर दिया गया। तो अजीत पवार के जो काउंसिल है उन्होंने कहा कि कोर्ट जो है इसको दे सकती है कि हमने हिंदी, इंग्लिश और मराठी न्यूज़पेपर्स में इसको छपवाया है। तो सीनियर वकील जो है बलवीर सिंह, वो अजीत पवार की तरफ से उठे थे और उन्होंने कहा कि हमने सभी अपने व्हीकल्स पर और रिटर्निंग ऑफिसर को ये दे दिया है। अभी तक ये चला है। हालांकि अभिषेक मनु सिंह का कहना है कि इस पर तुरंत फैसला लिया जाए, चूंकि हम बीच चुनाव में हैं। लोग जानते हैं कि ये इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, चूंकि गुडविल शरद पवार की है। शरद पवार की गुडविल के आधार पर ये इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अभी बहस चल रही है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पहले भी कर चुका है कि आप चुनाव में जब आप इतने सक्षम है तो फिर आप शरद पवार का उनकी तस्वीरों का, उनके नाम का इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं? हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई अगर आप इतने ज्यादा सक्षम हैं और आप इतने ज्यादा पॉपुलर हैं तो आप उनके सिंबल का, उनके चित्र का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? पहले तो शरद पवार का फोटो भी इस्तेमाल कर रहे थे, तो उस पर रोक लगाई कि आप शरद पवार का फोटो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर वो रुका, तो अब जाकर ये कि इस पे बहस चल रही है। तो अभिषेक मनु सिंघवी का यही कहना है कि हम लोग बीच चुनाव में हैं और इससे जो है कि ये लोग जो है वो संशय में पड़ जाएंगे। इधर एक कोई एमएलसी है, उनके ट्वीट को था वो पढ़ के सुनाया अभिषेक मनु सिंघवी ने। तो उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं कि वोटर्स जो हैं वो देहात में मतलब ट्वीट पढ़ते हैं? इस पर अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आज का मामला जो डिफरेंट है। आप देखिए कि दिल्ली में जो है मोस्टली रूरल पीपल है वो पढ़ते हैं। ये साधारण सी बात है, ये साधारण सा क्वेश्चन है कि आप जब बीच प्रक्रिया में है तब आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो अभी बहस इस पे जारी है। बहस जारी है, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार भी जारी है, चुनावी गतिविधियां, वहां राजनीतिक गतिविधियां भी जारी हैं। और अगर एनसीपी के नेता अजीत पवार की ही कहें तो एक तरफ उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, यानी चुनाव चिन्ह, जो घड़ी चुनाव चिन्ह है, यद्यपि उन्होंने ये अभी फिलहाल दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन डिस्क्लेमर के साथ इस्तेमाल करना है, ये बताते हुए इस्तेमाल करना है कि अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसी पर अभी सुनवाई जारी है। लेकिन अजीत पवार की बात अगर करें तो अजीत पवार लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, उनके बयानों का विरोध करते आ रहे हैं। और खास तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का सख्त विरोध किया है, उस पर ऐतराज जताया है कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे यहां पर नहीं चलेंगे। और इस बीच में लगातार चुनाव आयोग पर भी हमलावर है इंडिया गठबंधन। जिस तरह से कल शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे की तलाशी ली गई और 2 बार ली गई, 24 घंटे के भीतर 2 बार उनकी तलाशी ली गई। हालांकि उन्होंने जब यह सवाल पूछा कि दूसरे नेताओं की भी क्या आप तलाशी ले रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तलाशी ले रहे हैं या फिर आप अमित शाह की, तो आज शायद कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं की तलाशी ली गई है। लेकिन किन नेताओं की तलाशी ली गई है वो बताएंगे अमलेंदु जी। कल ही ले ली गई समीर जी, और नितिन गडकरी की ली गई।
और समझा जा रहा है कि जो नितिन गडकरी आजकल बहुत बोल रहे हैं कि कीटनाशक छिड़कना पड़ेगा, तो कीटनाशक छिड़कने वाले की तलाशी ले ली गई। यानी अपने लोगों की भी तलाशी लेनी है, तो ऐसे लोगों की लेनी है जो कीटनाशक छिड़कने की बात कर रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है। हालांकि अब इसका असर देखा, उद्धव ठाकरे ने कहा है साफ तौर पे कि हम देखेंगे कि आप गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री के उसकी तलाशी, चौपर की तलाशी लेते हैं नहीं लेते हैं, इसका वीडियो भी हमको चाहिए। तो अब देखते हैं कि अमित शाह के और प्रधानमंत्री की उसकी तलाशी होती है कि नहीं होती। नहीं होती। और गृह मंत्री अमित शाह का एक और बयान काफी चर्चा में है और उसको लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने सख्त ऐतराज जताया है, कड़ी आपत्ति जताई है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर जो जेपीसी बनी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके चेयरमैन जगदंबिका पाल, जिस तरह से वो उनके बीच में और दूसरे सदस्यों के बीच में जिस तरह से मतभेद की खबरें आ रही हैं, कर्नाटक में किसानों के पास जिस तरह से जाकर उन्होंने मुलाकात की, जेपीसी में जो विरोधी दलों के नेता हैं, सदस्य हैं, उन लोगों ने बहिष्कार किया और अब जेपीसी की बैठकें अभी चल ही रही हैं, रिपोर्ट अभी आनी है। इस बीच में अमित शाह का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हम वक्फ संशोधन विधेयक को लागू करके रहेंगे, जबकि उन्हीं के अपने दो मुख्य घटक दल हैं जिनकी बैसाखी पर यह सरकार केंद्र की टिकी हुई है, एनडीए की, यानी जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी, उन दोनों ही पार्टियों ने खुले तौर पर इसका विरोध किया, जिसकी वजह से पार्लियामेंट लोकसभा में पेश होने के बावजूद इसे जेपीसी को देना पड़ा। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि हम इसे लागू करके रहेंगे। सुनते हैं क्या कहा है जो एनसीपी की नेता है सुप्रिया सुले इस अमित शाह के इस बयान पर, जो उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कहा है। कमेटी तो होने दो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सर बहुत बड़ी बात होती है। अभी इसको भी ये अदृश्य शक्ति उसके भी एक्शन लेंगे। ये लोकतंत्र है, ये संविधान से देश चलता है, अदृश्य शक्ति की मनमानी से नहीं होता। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा जम के दिया जा रहा है। कल भी योगी देखो, मुझ पे जो संस्कार हुए हैं, जो मराठी और इस देश के संस्कार है, वो सबको साथ लेने के लिए। और जब हम कहते हैं कि ये सारे जो स्टेटमेंट्स आते हैं ना, वो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के खिलाफ है। ये बंटने की भाषा कभी हमारे संविधान में नहीं है। जोड़ने की और प्यार बांटने की हमेशा भाषा हमारे संविधान की है। ये फिर एक बार दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ये संविधान के खिलाफ है, इसीलिए ये सब बातें कर रहे हैं। बैग चेकिंग को लेकर विवाद हो रहा है। फडणवीस कह रहे कि मेरा भी बैग चेक किया, लेकिन मैंने हंगामा नहीं किया। लेकिन आप देखिए, रोज चेकिंग हो रही है और टारगेटेड ऑपोजिशन की कैसे हो रही है, मुझे बताइए। अमोल कोल्हे जी की, वो उद्धव जी की तो रोज ही करे जा रहे। ये कौन सा नई गंदी राजनीति कर रहे हैं। तो संविधान की बात कर रही है सुप्रिया सुले, और संविधान का मुद्दा वो है जो पिछले कुछ महीनों से लगातार केंद्र की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को घेरे हुए है। इंडिया गठबंधन लगातार उस पर एनडीए सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है, लोकसभा चुनाव में भी और अब यहां महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी उसका जवाब देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कोशिश उसकी कामयाब नहीं हो रही है। संविधान के मुद्दे पर और जो जांच एजेंसियां हैं उनके दुरुपयोग पर जो जिस तरह से वो घिरती नजर आ रही है, वो उसके लिए एक बहुत गंभीर चुनौती जैसा है। तो महाराष्ट्र में जिस तरह से अब चुनाव आयोग के अधिकारियों ये नेताओं की तलाशी ले रहे हैं और टारगेटेड तरीके से ले रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने कुछ सत्तारूढ़ पार्टियों के नेताओं की भी तलाशी लेनी शुरू की है, लेकिन जैसा अभी सुप्रिया सुले कह रही थी कि टारगेटेड तरीके से, यानी विपक्षी नेताओं की ही तलाशियां जानबूझकर ली जा रही है, उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो ये अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के ऊपर अगर इस तरह के आरोप लगते हैं तो यह बहुत ही गंभीर मसला है। इस पर लगातार विपक्ष घेर रहा है, चुनाव आयोग के पास शिकायतें लेकर जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी माकूल जवाब उसका नहीं दिया जा रहा है, संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। जवाब देने का तरीका भी एक राजनीतिक दल जैसा उसका कई बार दिखाई पड़ता है। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर लगातार
चुनाव आयोग इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं के निशाने पर है, उस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली उसी तरह से चल रही है और अब जांच एजेंसियां भी लगातार घेरे में ही हैं। ईडी ने चुनाव मतदान से ठीक एक दिन पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने झारखंड में और पश्चिम बंगाल में लगातार जिस तरह से छापेमारी की, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐन चुनाव के समय इस तरह की कार्रवाइयां क्यों होती हैं। अगर उसमें कोई दिक्कत है, कोई किसी मामले में कोई केस चल रहा है, जांच करनी है, छापेमारी करनी है, तो अचानक चुनाव के समय ही ये सारी बातें क्यों याद आती हैं? बिल्कुल समीर जी, और इतना ही नहीं है केवल चुनाव के समय याद आती हैं, एजेंसी छापेमारी करती है और एजेंसी का बचाव कौन करता है? वो भारतीय जनता पार्टी का एक राज्य का मुख्यमंत्री करता है। एजेंसी की तरफ से कुछ नहीं कहा जाता अपने बचाव में, लेकिन बीजेपी का नेता जो है वो एजेंसी का बचाव करता है। तो ये सब साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों में कहीं ना कहीं कोई सत्यता नजर आती है कि एजेंसी के समर्थन में बीजेपी को क्यों उतरना पड़ता है। और यहाँ तक कि समीर जी, आपको याद होगा पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है एजेंसी के में उतर चुके बचाव में, और ये तक कहा था कि इन साथियों पे विपक्ष आरोप लगाता है। साथी कौन थे? वो ईडी और सीबीआई उनके साथी मोदी जी के, ये शब्द इस्तेमाल किए थे। इन साथियों पर भी आरोप लगाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं वो साथी कौन है। जी बिल्कुल। और लेकिन बड़ी खबर जो आज सुप्रीम कोर्ट की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गिरते नजर आ रहे हैं और जो जितनी सख्त टिप्पणियां हैं वो सबसे ज्यादा उससे प्रभावित होते वही दिख रहे हैं। चूंकि बुलडोजर एक्शन की शुरुआत उन्होंने की, उन्होंने ही उसको प्रचारित किया और ग्लैमराइज किया। चुनाव के दौरान बुलडोजर के साथ उनकी तस्वीरें प्रसारित की गई, उनके पोस्टर बने और बुलडोजर के साथ कई बार उनकी चुनावी रैलियों में बुलडोजर को दिखाया गया, लेकर वो चले। तो ये सारी बातें, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक और मसले पर गिरे हुए हैं। लोक सेवा आयोग को लेकर वहां छात्र आंदोलित है। लोक सेवा आयोग के एक फैसले को लेकर जिसमें एक ही परीक्षा को वो 2 दिन करा रहा है, उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा और आरओ की परीक्षा। हालांकि उसमें यह सवाल उठ रहा है लोक सेवा आयोग पर, लेकिन अभी तक छात्रों का कहना है कि सरकार ने, मुख्यमंत्री ने अब तक उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उनका क्या रुख है इस पर? हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कल ही एक बयान आया था छात्रों के पक्ष में, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री उस पर खामोश बैठे हैं। अमलेंदु जी, कोई और खबर आपको जिक्र करना चाहिए? हाँ, जहां समीर जी एक जिक्र यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है इनकी अजीत पवार वाली, उस पर अजीत पवार गुट जो शरद पवार के वीडियो का इस्तेमाल कर रहा है, इस पर आपत्ति जताई अभिषेक मनु सिंघवी ने। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने, जो उनके वकील थे अजीत पवार के, सीनियर वकील बलबीर सिंह, उनसे कहा कि चाहे वह पुराना वीडियो हो या नहीं हो, श्री पवार के साथ आपके वैचारिक मतभेद हैं और आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। तो बलबीर सिंह ने कहा कि मैं बयान दे रहा हूं कि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वीडियो वहां नहीं है, यानी उन्होंने बताया कि वो पुराना वीडियो है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वो वीडियो नया हो या पुराना हो, आप अपने पैरों पर खड़े होइए, आप शरद पवार साहब के वीडियो का, उनके चित्र का इस्तेमाल मत करिए। बिल्कुल वैसे, बिल्कुल वही टिप्पणी है जो पहले की थी कि जब आप इतने सक्षम हैं तो आखिर शरद पवार की तस्वीरों का और उनकी फोटो का, उनके चुनाव चिन्ह का, उनके नाम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो ये एक अभी सुनवाई ये चल रही है अजीत पवार के गुट की एनसीपी और शरद पवार के गुट के एनसीपी में कि चुनाव चिन्ह जो घड़ी है वो किसके पास रहेगा, इस पर सुनवाई जारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से झटका मिला है राज्य सरकारों को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ, वो बड़ा मायने रखता है और वो झटका सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिला है। तो आगे आप लगातार तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ, हमारे नियमित कार्यक्रमों को देखते रहिए। चुनावी अपडेट, मतदान से संबंधित तमाम खबरों के लिए भी आप डीबी लाइव को देखते रहिए। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की दीजिए मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को इजाजत। नमस्कार।